नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण को लेकर जो है मनोज जरांगे पाटिल का आज 7वां दिन का उपोषण है और 7वें दिन जो है उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। और सरकार भी असमंजस में है कि करे तो क्या करे, क्योंकि सरकार के हाथ में जितना है उतना प्रयास कर रहे हैं। आज शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बताया भी कि हम जो है कुणबी सेना में कुछ लोगों को आरक्षण देने तैयार हैं, लेकिन मामला जो है जैस का तेज बना हुआ है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो है अब हिंसा जो है बढ़ रही है। एक एमएलए का भी घर पहुंचा गया। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि मराठा आरक्षण का जो ये मामला है कितना गंभीर बन गया है। सर, हम लगातार इस मामले पे लगे पड़े हैं, जुड़े पड़े हैं। हम हर इन्फॉर्मेशन निकाल लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन क्या लगता है सर, ये मराठा आरक्षण को लेकर जो है सरकार और मराठा समाज में जो है क्या स्थिति बनी हुई है? क्या इसका हल है? कुछ हल दिख नहीं रहा है। सर, एक बात है, आज की जो मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो एक सच्चे दिल वाले, बिल्कुल प्रामाणिक, पारदर्शी व्यक्तित्व का, जिसके मन में गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूति है, अपने मराठा समाज के प्रति समर्पितता है, उस प्रकार का उनका निवेदन था। वो किसी मुख्यमंत्री का था ही नहीं, वो एक मराठा जो कुटुंब प्रमुख है मराठा समाज का, उसके जैसा उन्होंने बोला। और उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं की। या तो जनरली मुख्यमंत्री है वो इधर उधर घुमाते रहते, कोई घुमाने। उन्होंने जो फैक्ट्स है वो कबूल कर ली, जो मर्यादा है उनको मान लिया। कोशिशें जो जारी है उसका भी ब्यौरा पूरा डिटेल में दे दिया कि भाई अभी हमने जो पिटिशन किया है, रिव्यू पिटिशन, उसके लिए भी एक दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। दूसरी बात ये, इसका समिति का जो रिपोर्ट आया है उसकी वजह से भी हमने ऑलरेडी 10,700 लोगों को ये करने का कल से ही शुरू कर रहे हैं। तो मतलब कुणबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया तो शुरू कर रहे हैं हम लोग, मगर हम चाहते हैं कि ये पूरे महाराष्ट्र में पूरे सब मराठा जितने हैं उनको ये मिले संरक्षण, मराठा करके मिले या कुणबी करके मिले। और उसके लिए जो प्रक्रिया है उससे हम गुजर रहे हैं। तो हमको थोड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का निकाल आने तक जरा थोड़ा अवधि देना। हम ये कदम कमेटी वगैरह वो तो सब वे कल के कल हम कर रहे हैं सब। जी बिल्कुल। तो इतना पारदर्शक और इतना प्यार भरा और इतना समर्पित निवेदन शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर ने आज तक दिया होगा। और मेरे को तो लग रहा था कि अभी उनके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि भाई मेरे भाई ये जो मनोज जरांगे है वो तड़प रहे हैं, और उनके प्रति उनके मन में जो सहानुभूति थी तो उमड़ रही थी। उन्होंने एक भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया, जबकि घर जल रहे, रास्ते रोके रहे, पूरा महाराष्ट्र उद्ध्वस्तता की ओर जा रहा है। और ना उन्होंने मराठा समाज को कोई दूषण दिया, ना मनोज जरांगे को ये बोला कि ये आपकी वजह से हो रहा है। ये भी संयम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया। और पुलिस को भी उन्होंने कहा है कि एकदम पुलिस को तो आदमी सर, अभी देखो वो प्रकाश सोलंके का इसमें घर जल रहा था, एनसीपी के एमएलए सर, ना पुलिस, एक भी पुलिस नहीं था। 1 घंटा तक जलाते हुए दिखाया, एक भी पुलिस आया नहीं उधर। सर, आग का ये तुम्हारा फायर ब्रिगेड का बम तक नहीं है, 5 मिनट के अंदर आ जाते हैं। और एक आमदार का घर जल रहा है। मतलब हमने जब इसका सुना था कि गुजरात में एक खासदार को जला दिया गया घर के साथ, जी बिल्कुल, तो विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसे कैसे होगा। गोधरा कांड के बाद हाँ, तो ऐसे कैसे खासदार का जलाकर मृत्यु। एहसान जाफरी, पुलिस क्या कहते थे जी। फिर यहाँ पे ऐसा था कि उनके घर वाले अगर होते तो जल जाते थे, या तो खुद होते तो भी जला देते थे उनको, ऐसी हालत थी। मगर एक भी पुलिस नहीं आया, एक भी फायर ब्रिगेड का बम नहीं आया। 1 घंटे तक लाइव शूटिंग चलता था। ये दिखाता है कि सरकार ने पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, सबको मना किया है, उनको बोला है कि भाई आप जाओ मत, जलने दो जी, मगर किसी के ऊपर लाठी भी मत ये करो। सर, इसके लिए भी बड़ा मनोधैर्य लगता है। ये तो महात्मा गांधी से ऊपर हो गए। महात्मा गांधी बोलते थे एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल आगे करो। ये सरकार की कभी पॉलिसी नहीं थी। जी बिल्कुल। ये पहली बार महाराष्ट्र में, देश के नहीं दुनिया के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई जला रहा है तो पुलिस भाग रही है, जलाने वाले भागने की बजाय। पुलिस लाठी नहीं, पुलिस दिखाई नहीं दे रहे। सर, फायर ब्रिगेड के बम जो है अपने यहाँ से घंटी तक नहीं बजा रहे, वो जहाँ है वहाँ पे खड़े हैं।
सर शुरुआत तो वही हुई ना, पुलिस ने दखल दिया करके इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो अभी उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। पहले वो क्या बोलते हैं, नाजायज ये होता है, वैसे नाजायज एक लाठी मार किया, उसकी वजह से यहाँ तक आ गए। अभी ऐसा हो गया कि पुलिस की हिम्मत नहीं। सर रास्ता रोको में कहाँ पुलिस है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। रास्ता रोको में पुलिस है नहीं। पुलिस उल्टा ऐसा कभी कभी लगता है कि पुलिस ही रास्ता रोको में शामिल है। वो इस तरह से खड़े होते हैं उसके बाजू में और देखते रहते हैं कि वही शामिल है। पर ये सर होना ही था, हमने ये बोला था। मैंने आपको कल परसों तरसों जितने भी बार बोला, मैं बोला पुलिस लाठी नहीं उठाएगी, भले घर नहीं कुछ भी जल जाए। कल सर ये अगर 10-5 लाख मराठे मंत्रालय पे भी आ गए ना जी, तो लाठी नहीं उठेगी, काठी नहीं चलेगी और गोली नहीं आएगी। यहाँ तक बंदोबस्त है। मंत्रालय भी पूरा जला दिया अगर मराठा, लेकिन ने समझदार लोग हैं, वो लोग इतना नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे, बात अलग है। बात है ये। मगर सर पुलिस ने काठी उठाएगी जी, वो तय हो गया। तो अभी एक ही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र को बचा सकते हैं, और वो भी अनुशासन से, शासन से या पुलिस की मदद से नहीं। वो अपना जो गुडविल है, उनकी जो पुण्याई है, उसके ऊपर ही अभी लोगों पे मन में भरोसा है शिंदे साहब के ऊपर। उन्होंने शिवाजी महाराज की शपथ खाई है तो उनके ऊपर भरोसा है। और आज उन्होंने जिस तरह से बातें की उससे लगता है कि वो पूरी तरह से समर्पित है। मेरे को तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भावना वश होते हुए खुद शिंदे ही उपोषण में चले गए कि भाई जरांगी का उपोषण वो समाप्त करे करके मैं उपोषण कर रहा हूं। इतने भावुक हो गए हैं वो, इतने भावुक हो गए हैं वो मराठा समाज के प्रति, आरक्षण के प्रति, सभी मतलब ओबीसी को बाजू में रखा है सभी ने। वो भी वो बोल रहे कि उनको भी कोई अन्याय नहीं करेंगे हम लोग। सर एक अभी ऐसी उनको उपमा दी तो लोग शायद ऑब्जेक्शन लेंगे, मगर एक अलग टाइप के मुख्यमंत्री हमको मिले हैं कि जो एकदम अलग तरीके से लेकिन सर फेस कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से तो मनोज जरांगे को तो इसके आगे कुछ कदम उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि जब तक सबको आरक्षण नहीं मिलेगा हम जो है अनशन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है उनकी। सर देखो, उन्होंने घोषित किया है कि पूरे महाराष्ट्र को मराठा को आरक्षण दिए अगर मैं नहीं उठूंगा रुकूंगा। बिल्कुल। अब अगर वो मान लेते हैं बात, सर 1.5 करोड़ लोगों के ये तपास किया उन्होंने, उसमें से सिर्फ 10,500 निकले हैं पूरे महाराष्ट्र में जिनको कल कुंभी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 10,500 कितने परसेंट हो गए सर? 5% भी नहीं होंगे, 5% भी। तो कैसे पॉसिबल हो सर? नहीं नहीं, तो सर वो उन्होंने इनकार किया। एक बोले तो ऐसे 10,000 लोगों को देके हमारा समाधान नहीं होगा, पूरे महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, हर एक मराठा को मिलना चाहिए, जिसको नहीं लेना है वो नहीं ले, मगर जिनको चाहिए उनको सबको कुंभी का प्रमाण पत्र देना है आपको। और वो घोषणा कर चुके हैं, अभी उनको रुकना नहीं मिलेगा, रुकने का चांस भी नहीं है। सर देखो, ये शेर पे ऊपर सवार होने का जैसे रहता है, आप अगर शेर के फिसल गए तो शेर खा जाता है। ये आंदोलन ऐसे ही होते हैं। जो मराठा आज उनके लिए इतने रो रहे हैं, सर वो गुस्सा भी करेंगे अगर इन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने नहीं छोड़ा सर। वो कल मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें जो आज बोले हैं उससे ज्यादा क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? कुछ नहीं, उससे आगे कुछ नहीं, जो हाथ में उतना ही बोल सकते। हाँ, जो बोल दिए ऑलरेडी, क्या करने वाले बोल दिए। वो ठहराव पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी अनाउंस किया तो भी तो क्या सर इसका हल तो हम लगातार ढूंढ रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। सर कल हमारी बातचीत इस हद तक गई थी कि हम एक दूसरे पर टूट पड़े थे। मैं आपको बोल रहा था कि बताओ सॉल्यूशन, मैं अभी बात करता हूँ, और आप बता नहीं पा रहे थे। आपने बोला तुम बताओ, तो मैं भी नहीं बता पा रहा था। कोई नहीं बता पा रहा है। नहीं, कोई नहीं ना, किसी के पास है ही नहीं सोल्यूशन सर। इसका सोल्यूशन ही नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ना कि ये रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कुछ होगा सर? होगा? 2 बार उन्होंने रिजेक्ट किया है। जब तक मतलब सेंट्रल अपने सभा में जो है, लोकसभा राज्यसभा में भी नहीं होगा कुछ। अगर करती है नहीं कर सकेंगे, वो भी नहीं कर सकेंगे सर। ये अपने लिए मराठा इशू है, उनके लिए देश भर के 30-32 मेजर कास्ट का इशू है। लेकिन सर महाराष्ट्र भी तो सेंट्रल का एक अंग ही है ना सर। मगर उनको एक अंग मराठा के प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको भी सॉर्ट आउट करना उनका काम बारे में आप जो निर्णय लेंगे जी, वो पाटीदार, गुज्जर, जाट और भी बहुत सारे हैं। मुझे तो सबके नाम मालूम नहीं, खाली इतना मालूम है कि 30-35 कास्ट है जो इसके लिए बहुत उग्र आंदोलन। सर ये आंदोलन कुछ नहीं है, एक घर जलाया,
सर गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में ट्रेन के पीछे 20-20, 30-30, 40-40 ट्रेन जलाई गई थी, बसें, और ये तो हजारों की तादाद में प्राइवेट और ये जलाई गई थी, कुछ भी नहीं, सरकारी कचहरियां जलाई गई थी सर। 30-30 दिन तक रेलवे बंद रखी थी, सब ट्रेन पे बैठे हुए थे, पटरी पर कुछ रख के। हाँ, तो भी नहीं कुछ हुआ। कोर्ट उन्होंने किया, मतलब कोर्ट में रिजेक्ट किया, फिर जहाँ थे वहां हो गए। सर इधर भी अगर कल इनके लिए कुछ करते हैं तो उनका क्या है ना कि उन्होंने भी वचन दिया है कि कोर्टा टिकना रे आरक्षण। यस सर, वो कोर्टा टिकना रे के ऊपर इसके हाथ में क्या है? कोर्ट डिसाइड करने वाला है टिकल नहीं टिकना, और कोर्ट का डिसीजन तो दिख रहा है क्या है, वो तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सर सुप्रीम कोर्ट भी तो देख रहा है पूरे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, नहीं लगता? क्या पढ़े उनको? वो हस्ती दंती मनोरे में रहते हैं ना, एक अलग दुनिया। या आंदोलन के खिलाफ कोई कोर्ट में चला, अगर कल और आंदोलन हो गया कोई, हाँ, तो क्या उसके आगे झुक जाएंगे? गलत आंदोलन समझो। कल तमिलनाडु में तमिलम के लिए, मतलब तमिल राज्य और देश के लिए आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन, जैसे इसमें जाफना में हुआ था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको परवानगी देगा कि भाई इतना उग्र आंदोलन किया, बहुत अच्छा, चलो ले लो इलम? या केरल में कल सर क्रिश्चियन चर्च में फेस्टिवल में बॉम्ब स्फोट हुआ, एक भी नहीं हुआ, सीरियल बॉम्ब स्फोट हुए। हाँ, बिल्कुल सीरियस मैटर था, सीरियस मैटर था। एक आदमी आया, बोला मैंने किए हैं। सर अभी ये देखो कि उसने अकेले एक साथ कितने किए होंगे, इतने बॉम्ब स्फोट अकेला आदमी कर सकता है क्या? उसका टोली रहेगा, टीम रहेगा पूरा। हाँ, और वो खुद आ गया। उसकी वजह से क्या हो गया कि पहला इंप्रेशन लोगों में ये गया था कि ये इजराइल का जो चल रहा है क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान, हमास नहीं, मुस्लिम विरुद्ध क्रिश्चियन ही हो रहा है सर। वो जू है थोड़े अलग से, मगर वो सब देश और देश का विभाजन मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन ही है। तो उससे पहला इंप्रेशन गया था कि भाई ये मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन का, क्योंकि चर्च वालों के ऊपर हुआ था जी। तो शायद हो भी सकता है कि उन्होंने क्रिश्चियन को ही आगे कर दिया, और उसने बोला क्या कि ये चर्च जो प्रचार करता है वो मुझे मालूम नहीं है, इसके लिए मैंने ये बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए मैंने। तो इसमें दो हुए, हमारे शरद पवार साहब जैसा कोई होशियार आदमी अगर होगा उसको गाइड करने वाला जी, पवार साहब का संबंध नहीं है, मगर वो गाइडेंस कैसा हो सकता है? सर मुंबई में 12 बॉम्ब स्फोट हुए, तो इन्होंने बोला 13, और बोले 13 हुआ तो मुस्लिम बस्ती में हुआ, और बोले कि मैंने जानबूझकर झूठ बोला इसके लिए ताकि वो हिंदू मुस्लिम न बने जी। बोले कि नहीं, शरद पवार साहब खुद बोले कि मैंने झूठ बोल दिया। सर शायद हो सकता है कि ये क्रिश्चियन जो खुद ब खुद सामने आया, पकड़ा नहीं जाता था, खुद ब खुद आया और बोला मैंने किया, ये लोग जो बोल रहे थे, और वो क्रिश्चियन है। तो केरल सरकार इसमें कामयाब हो गई कि ये हमास का या मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन का नहीं है, ये क्रिश्चियन का आपस में है, आपस का। हाँ, एक बार ये साबित कर दिया, वो आदमी को पकड़ के उसके मुंह से बोला, 5 मिनट में वो बोला, 10 मिनट में टीवी पे कि मैंने ही किया, और वो भी किया क्यों? तो ये चर्च वालों का बोलना मुझे पसंद नहीं था। सर यहाँ इंडिया में विस्फोट जो रखा गया था, दिल्ली से फोन आया जेल में से कि मैंने करवाया है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी झूठा ही नाम बोल देते हैं। रोज फोन आ रहे, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पुलिस को रोज फोन आ रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, वो अम्बानी का आता है, इसका आता है, वो आता है, और वो झूठ निकलते हैं, और पकड़े जाते हैं, सर पकड़े भी जाते हैं, और बाद में वो कुछ पागल निकलते हैं, कुछ बेवड़े निकलते हैं, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि मजाक के तौर पर किया। ये यहाँ पे इतना बड़ा बॉम्ब स्फोट हुआ, मगर अभी वो उसको रंग नहीं आया ना। केरल सरकार ने बहुत होशियारी से हैंडल किया, उन्होंने उसको अलग ही तरीके से ये किया कि ये देखो ये क्रिश्चियन आ गया, और 10 मिनट के अंदर वो खुद ब खुद गया उधर कि मैंने किया करके, सब सस्पिशियस है। यस ठीक है, चलो। तो यहाँ आते हैं कि सर सब अपनी जगह सही है जी, जरांगे अपनी जगह सही है, उसने जो मांग की है वो पहले दिन से करते हैं, उसमें कोई फेरफार नहीं उन्होंने किया कि सभी मराठाओं को मिलना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ओबीसी का कोटा नहीं जाएगा, ये भी ऑनेस्ट है। ये बोलते हैं कि कोर्ट में टिक ना रह पाइए, वो भी ऑनेस्ट है। तो दो प्रामाणिक लोगों के बीच की ये लड़ाई है, ये कोई खलनायक और नायक के बीच में, खलनायक महानायक ऐसी लड़ाई नहीं है। लेकिन सरकार तो सत्ते में आ गई है सर। सरकार क्या होता है सर? सरकार क्या होता है कि सरकार सत्ते में आई, मतलब क्या आपका क्या कहना है?
चलो सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी ना, क्या बेचारे तो क्या करें यहाँ, क्या क्या मुश्किल है? इसको महाराष्ट्र को उनको जलने भी नहीं देना है, महाराष्ट्र को शांत भी रखना है और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट भी देखना है। महाराष्ट्र में जो ये सब लफड़े चल रहे हैं उसको भी शांत रखना है। 15 दिन आंदोलन चला, उससे क्या महाराष्ट्र की 365 दिन की पुण्य खत्म हो जाती है? सरकार 360 दिन तो काम करती है, 350 दिन तो काम करती है ना। अगर वायलेंस बढ़ा हाँ, तो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाएगी ना सर। हाँ, जो तो उन्होंने कुछ जिम्मेदारी किया आती है सरकार के ऊपर, तो मगर सकते भी ऐसे नहीं तो आएगी। देश में सर दिल्ली जल रही थी, जी, तो किसने ली जवाबदारी दिल्ली जलने की? सर शाहीन बाग में 1 साल भर तक लोग बैठे थे, कितने, 1 साल, और पूरा दिल्ली जो था जाम। वो जैम था, वो यहाँ से वहां से वहां से वहां से दिल्ली वाले घूम रहे थे। 1 साल तक कुछ किया है उनको? सरकार किसकी थी? बीजेपी की केंद्र में थे। प्रदेश कैसा था? केंद्र शासित था। 1 साल बैठे दिया। जब उनको लगा कि अभी इनको उठाएंगे तो थोड़ा इलेक्शन में फायदा मिलेगा कॉर्पोरेशन का, उठा दिया 1 रात में। सर कोई है नहीं हो गया 1 रात में, हाँ 1 रात में, और रास्ता भी बना दिया। ये सरकार होती है, उनको जब तक तो क्या चाहिए लगता तब तक क्या चलेगा। लगता है कि वैसे मराठा आंदोलन में वैसे ही होगा? हाँ, अभी 1 नवंबर से बढ़ेगा ये। जी, या अभी तो वो खाली गांव बंदी किए हुए हैं, बाद में तो ये अभी 1 का घर जला है सर, और बहुत सारे घर जलने वाले हैं। तो पुलिस ही नहीं है तो कौन रोकने वाले भी नहीं है। और ये अभी तो 1 आरक्षण वाले आ गए हैं अंदर, अभी बहुत सारे आरक्षण वाले बाकी हैं। अगर इनको ये हो रहा है कि उनके दबाव में आ रहा है सरकार लगा, तो वो भी कुपोषण हर एक पार्टी में, हर एक जात में एक मनोज जरंगे, तो मनोज जरंगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे, तो वो भी आ जाएंगे। घर घर मोदी, वैसे घर घर मनोज जरंगे हो जाएंगे। अभी सर 8 लोगों ने जान भी दे दी ना, बिल्कुल। और अभी हम देख रहे थे कि 3 लोग कूदी मारने के लिए सीधे थे। लेकिन अभी हमने टीवी में देखा जिस तरह से जरांगे की हालत बनी हुई है, हाँ, उसको लेकर सर तो काफी असमंजस लग रही है, स्थिति काफी खराब लग रही है। चिंताजनक है, बिल्कुल। चिंता। वो पानी पीने तैयार नहीं है, अभी खाने भी तैयार 2-3 घोट पिया है उन्होंने। 2-3 घोट पानी से क्या होता? मनोज जरंगे अभी मानेंगे नहीं, और ऐसा है ना सर, वो शेर के ऊपर बैठे हैं, उतर नहीं सकते। इधर कुआं इधर खाई नहीं, उधर कुआं खाई नहीं, शेर से आप उतर नहीं सकते। आपको ये अभी आपने जो लक्ष्य दिया है वो या तो प्राप्त करना होगा। उन्होंने सही तरीके से बोला, या तो मेरी शोभा यात्रा निकलेगी या अंत यात्रा। उन्होंने बहुत, आपको क्या दिख रहा है? क्लियर शब्दों में उन्होंने बोला है कि, आपको क्या दिख रहा है? क्लियर शब्दों में बोला है कि दोनों में से एक ही होगा। तो अभी सर सरकार का जो मर्यादा है वो स्पष्ट हो चुका है। सरकार कल के कैबिनेट में यही ठहराव करेगी कि जिनके पुरावे मिल गए हैं उनको कल जिलाधिकारी से हम दे देंगे। वो 10,500 का 700 1.5 करोड़। सर ये भी आपको थोड़ा सा नाटक नहीं लगता? एक समिति आती है, 1-2 महीना काम करती है, और 1,60,00,000 पुरावे तपासती है। इतनी जल्दी? एक दिन में, 2 दिन? एक दिन में नहीं, एक हफ्ता महीने में सर, महीना पकड़ 1,60,00,000 पुरावे उन्होंने छाननी किए। बोले उसमें 10,000 कितने निकले? 700। 10,700 निकले बोले। लेकिन उसको सर 1,60,00,000 छाननी करना, ये सर कुछ सालों का नहीं, दशकों का काम है। 5 साल लग सकते हैं। ये उन्होंने कैसे किया है? इसका भी कोई जवाब मांगता नहीं है सर। ये गवर्नमेंट में पहले ही फंसी है ना, वो समिति भी फंसी हुई है। कौन बोलेगा कि भाई 1,60,00,000 कैसे अपने तपास? लेकिन सर मान लो 10,720 पकड़ो, उनको तो किस में देंगे? ओबीसी में देंगे? फिर ओबीसी वाले भी आएंगे बोले नहीं, उनको कुर्मी का ऑफिशियली सर उसमें भी मजा है। अच्छा, जिनको वो कल देने की बात कर रहे हैं 10,700 लोगों को, उनको उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 2004 में 2000 कुछ 3 बार ये पास हो चुका है ऑलरेडी कि इनको मिलना चाहिए, जिनकी ये कुंभी का प्रमाण पत्र होगा, वंशावली होगी, ये होगी। तो ये लोग जो कर ले रहे हैं ना, खुद एकनाथ शिंदे जी देखो कितने प्रामाणिक है। उन्होंने बताया हम कुछ नया कर ही नहीं रहे, इनको तो पहले भी मिलता था। मतलब ऐसा हो गया कि तुमको मिल ही रहा था, खाली ऐसा है कि उनका ठप्पा लग रहा था तो वो ठप्पे पे हमारा और एक ठप्पा दे दिया हमने। मिल तो रहा था उनको। ये 10,400 लोग निकले हैं ना, वो सरकार के कल के निर्णय का कोई संबंध नहीं है। उनको वैसे भी मिलने वाला ही था, वो गए नहीं थे, अभी उनको मिला है तो मिल जाएगा।
उसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एनीवे सर, क्या लग रहा है आपको, अंत क्या है आगे का? हम रोज पूछते होंगे अंत क्या है, अंत क्या है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। सर ऐसा है कि एक बहुत बुरी बात है, मैं वो आज तक छुपा के रखा था। सर मेरे जिह्वा पे ऊपर एक तिल है, यहाँ पे। तो ऐसा अब तक ऐसा हुआ है कि मैं कुछ अच्छा बोला किसी के बारे में या किसी प्रेडिक्शन में, तो हुआ नहीं हुआ। मैं जब भी मैं बुरा बोला हूं वो हो गया है। तो बुरा मत बोलिए सर, बुरा मत बोलिए। वो मेरे को 2 शाप और वरदान है। ये अध्यात्म की आत्मिक बातें हैं, मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलता नहीं हूँ, मगर उसके बहुत सारे पुरावे हैं, बहुत सारे पुरावे हैं कि मेरी इंट्यूशन सर इतनी ज़बरदस्त है कि कई बार मैं इलेक्शन के रिजल्ट प्रेडिक्ट करता हूँ, ऐसे निकलते हैं। उसके परे अभी वो मामला आज का नहीं है, मगर बताना मुझे ज़रूरी है कि जबान मेरी कितनी, मेरी जबान से डरता हूँ सर। कभी कभी किसी को देखता हूँ और मेरे मन में सडनली कोई विचार आता है कि इसका अंत पास में है या इसके ऊपर कुछ होने वाला है, तो मैं मेरे को पकड़ के ऐसे खुद को पकड़ के ऐसा घुमाता हूँ कि यार बोलो मत, तुम्हारी जबान बहुत काली जबान है तुम्हारी। सर ये लोकशाही चैनल का प्रमुख है नायडू, मैं जानता भी नहीं था उसको। वो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं परिचय करके देता हूँ। तो मैं गया उनके पास, सामने वो बैठे थे, गणेश नायडू बराबर। तो मैंने उनको देखा और मेरी काली जबान एकदम डंक कर गई मुझे। मैं बोला 31 दिसंबर के पहले आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। तो ना नाम ना पहचान ना कुछ, उनको खाली बोला गया था अनिल सत्यार है, मुझे बोला गया था ये गणेश नायडू है, ये मालिक है। ये कब की बात है? ये पिछले 31 दिसंबर की। तो वो एकदम चौंक गए कि भाई आदमी अंदर आता है और बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। वो बोले एक बार हो चुका था। हाँ, मैं बोला वो बात अलग है, अब ये आने वाले 31 दिसंबर के पहले आपको होगा। वो आप कैसे जानते हैं? बोले मुझे मालूम नहीं है, ये एक अजीब शक्ति है मेरे में, जो काली जिह्वा बोलते हैं उसको, वो अंदर से आती है, मुझे पता नहीं होता है। और सर आप बिलीव करो 31 दिसंबर को वो इगतपुरी में मानस करके अपने दोस्त करम्बेकर का होटल है, वहाँ गए थे। जाते समय उनको याद था मैंने क्या बोला है, तो वो मन ही मन हंस रहे थे कि 30 दिसंबर तो गया, अब यहाँ 31 दिसंबर हम लोग रात के लिए जा रहे, कुछ नहीं हुआ। अनिल सत्य की क्या खाली जबान की बात कर रहा था। तो उसने रिवॉल्वर अपना, उसका लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और लगा रहा था। तो उसकी मिसेस बाजू में बैठी थी, तो वो बोली कि आप रिवॉल्वर क्यों ले रहे? तो बोले नहीं ऐसे ही रहने दो करके। बोली मत लो, आपका दिमाग बहुत गर्म है, अगर कुछ जरा भी हो गया और आपने झटका दे दिया तो रिवॉल्वर का यूज़ आप करने को चुकेंगे नहीं और कुछ हो जाएगा, तो मत लो। बोले ठीक है, अभी होने वाला भी नहीं है कुछ। उन्होंने रिवॉल्वर रखा। सर 12 बजे को 20 मिनट थे रात को मतलब 31 दिसंबर की रात खत्म होने वाली थी और 1 जनवरी के सुबह आने वाली थी। सर जल्लोष चल रहा था। तब उन्होंने मिसेस को बोला कि आज अनिल सत्य ने नाहक मुझे परेशान करके रखा। उसने जो बोला उसकी वजह से मैं आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। उतने में थोड़ा गड़बड़ उसको सुनाई दिया। बोला क्या हो रहा है? उतने में उसने देखा कि 8-10 लोग उसके जो मित्र थे उनके ऊपर टूट पड़ रहे थे, इनके साथ जो गए थे उनके ऊपर। तो ये अपना मित्र, कल आपको कोई हाथ लगाता, मैं तो हूं बाजू में, तो आता हूं। सर ये गए वहां पे, सर वहां पे कुंडिया उठा के कुछ बचा नहीं, ऐसा समझो आप। सब बाउंसर थे, ये थे, गुंडे थे, फुंडे थे, क्या क्या था, और सब टूट पड़े। इनकी सर 2 करोड़ की गाड़ी है, 1.5-2 करोड़ की। वो कैसे भी करके गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी ऐसी जबरदस्त से चलाई, कुंडी बिंडी तोड़ के वो वहां से निकले। और उन्होंने पुलिस में, उनका एक दोस्त से उसको फोन किया, उसने बोला मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ, ये मार देंगे तुमको वहां पे।
पुलिस कमिश्नर की गाड़ी से लेकर, क्यों उनको भी गणेश का भी उनका अच्छा ये था सर, वो वहाँ से निकली सर 12 बजे ये वो होटल से बाहर निकले बराबर और बच गए। और हमला ऐसा जानलेवा था सर, बचना मुश्किल ही था, इम्पॉसिबल था। वो तो ऐसा हो गया कि इनको भी झनक लगी कि भाई कमिश्नर खुद आ रहे हैं। तो आपके बाद पुलिस वाले रहते हैं, आपके बाद याद आई उनको सर? याद आई सर, वो रात को 12 बजे वहां से निकले, बंबई पहुंचे, वहां से तिरुपति गए। तो वो तिरुपति को मानते हैं, तिरुपति का दर्शन लिया उन्होंने बचने के लिए, और तिरुपति से मुझे फोन किया। क्या बात? बोले अनिल जी, आपको मैं दोष दे रहा था कि आपने नाहक मुझे घबरा दिया और मेरा मजा किरकिरा हो गया, मगर सच में ऐसा हो गया कि 12 को 20 मिनट थे तब हमला हुआ मुझे, और मैं अभी तिरुपति में भगवान को ये कर रहा हूँ, थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ। और आपका भी थैंक्स निकलता है, क्योंकि आपने मुझे कम से कम बताया था, अलर्ट किया था, मगर मैं अलर्ट नहीं था क्योंकि आपके ऊपर मेरा विश्वास नहीं था सर। ऐसे कम से कम एक 15-20 किस्से हैं मेरी जिंदगी में कि जहाँ पे मैंने बोला और वो बात हो गई, और हर बात बुरी बात ही हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो बुरी बात मत बोलिए। नहीं बोलूंगा, यहाँ पर सब अच्छा हो, मैं तो यही कहूँगा। महाराष्ट्र है, यस तो सर सलामत होना चाहिए। और मेरी जुआ जो है वो जैसे सांप की जुआ लप 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 करती है, वैसे कर रही है, मैं मुंह बंद करता हूँ। नहीं, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था महाराष्ट्र की मराठा आरक्षण को लेकर, जो मनोज जारंगे की जो है आज 7वां दिन चल रहा है, लेकिन उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। इसी स्थिति में सरकार भी कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ जो भी कुछ हो रहा है वो पल पल की जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मराठा आरक्षण जो है किसी तरह शांतिपूर्वक जो है निकल जाए और सब जितने भी चीज़ें हैं सही सलामत हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या मराठा आरक्षण आर पार की लड़ाई जो लड़ रहे हैं मनोज जारंगे, क्या इतने आसानी से मानने वाले हैं? उन्होंने सरकार को सीधा ना बोल दिया और उन्होंने सीधा कहा कि हम जो है मराठा समाज के लिए खड़े हैं और उनके लिए जो है ये हम किसी भी कीमत पर जो है पीछे नहीं हटेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।